हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। 22 मार्च 2024 वार शुक्रवार। 22 मार्च 2024 को शुक्रवार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अब करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे चेन्नई टीम की कप्तानी। सीएम केजरीवाल को एचसी से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं। अखिलेश यादव, कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। रविंदर शंकर प्रसाद, मध्य प्रदेश में भूजशाला का एएसआई सर्वे कल से होगा शुरू। कांग्रेस को हार का डर, उनका नैतिक दिवालियापन हो चुका है। जेपी नड्डा, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। पटना में जेडीयू के ऑफिस के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकी हमले, सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाकर हुआ अटैक। केजरीवाल ईडी मामले में दिल्ली एचसी में सुनवाई शुरू। जीतन राम मांझी गया से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद हम सही से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, राहुल गांधी। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा काफी गंभीर, यह लोकतंत्र पर हमला, सोनिया गांधी। साजिशन, कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से हुआ गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। सीएम केजरीवाल को एचसी से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में विदेशी छात्राओं से मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को जमानत मिली। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया 9वां सम्मन, आज होनी है पेशी। चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस डेलीगेशन की सरकारी विज्ञापनों पर रोक की मांग। हरियाणा में मौसम फिर से लेगा करवट, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। हरियाणा के अधिकतम जिलों में इस समय मौसम साफ चल रहा है। सुबह से ही धूप निकलने के साथ शाम तक स्थिति एक जैसी ही रह रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक भी कई जिलों में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में 25 मार्च तक मौसम परिवर्तन बने रहने की संभावना है। उसके बाद बीच बीच में आंशिक बादलवाई होगी। 24 मार्च को अधिकतर क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना भी है। रात्रि तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस दौरान पूरे दिन बीच बीच में हवाएं भी चलती रहेंगी। फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बरसात की संभावना नहीं जताई है। ऐसे में किसानों के लिए बैलिंग कार्य के लिए फिर से तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम के इस परिवर्तन के साथ हरियाणा के लोगों को अपनी गतिविधियों को संभालने की जरूरत है। सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ अपने बालों और त्वचा की भी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें पर्याप्त पानी पीने और ताजगी से भरपूर आहार लेने की सलाह भी दी जा रही है।
इसके अलावा लोगों को धूप के बचाव के लिए संयमित रूप से बाहर जाने की सलाह दी जा रही है और अगर आवश्यक हो तो धूप में स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। हरियाणा में सब्जियों और फलों ने बिगाड़ा आम जन का बजट। सब्जियों की कीमतों में आया दुगना उछाल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही सब्जियों और फलों के दामों ने आसमान छूने लगे हैं। लोगों का बजट बिगड़ने लगा है, जिसकी वजह से घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। गर्मियों में सब्जियों के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसके कारण मंडियों में लागत कम हुई। शिमला मिर्च, गोभी, आलू, टमाटर, अरबी जैसी सब्जियों के भाव में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खुदरा सब्जी विक्रेताओं के अनुसार इन सब्जियों की कीमतें प्रति किलो में 50 रुपए तक बढ़ गई है। खुदरा सब्जी विक्रेता ने बताया कि गर्मी के मौसम में सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी होती है और लागत कम होती है, लेकिन अभी तक ठीक से गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और थोक के भाव में भी उछाल देखने को मिल रहा है। सब्जियों के साथ ही फलों की कीमतें भी उच्च रहने लगी है। अंगूर, चीकू, सेब, संतरे जैसे फलों के भाव में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस महंगाई के दौर में लोगों को अपने बजट को संभालने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वे अपनी थाली से सलाद का प्रयोग कम कर रहे हैं और इसके बजाय परतों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। सब्जियों और फलों के इस आसमान छूते भाव से लोगों को परेशान कर दिया है। वे आशा कर रहे हैं कि सरकार इस मामले पर ध्यान देकर उचित कदम उठाए ताकि जनता को इस महंगाई के दौर से राहत मिल सके। हरियाणा में व्यक्ति की हत्या चोरी की नीयत से घर में घुसा आरोपी। हरियाणा में जींद के गांव रोजला में एक घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस घटना के पीछे चोरी की नीयत से घर में घुसा आरोपी का हाथ है, जो बबली के साथ मारपीट करके फरार हो गया। मामले के मुताबिक रात्रि करीब 10:30 बजे गांव रोजला घर में बबली सो रहे थे जब एक युवक संदीप उसके घर में चोरी करने की नीयत से घुस गया। शोर की आवाज सुनकर जागा बबली ने उसके पीछे भागते हुए उसे पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप आरोपी संदीप ने बबली के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर भाग गया। इस धक्के में बबली वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। जींद में गांव रोजला में एक व्यक्ति के मर्डर का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बबली के रूप में हुई है। मामले की सूचना सफीदो पुलिस को दी गई। सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी आत्राराम 112 नंबर मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बबली की मौत की सूचना सफीदो पुलिस को दी गई, जिसने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस मामले में बबली के परिवार में गहरा शोक है, जबकि गांव के लोग भी चौंक गए हैं। यह घटना गांव में बढ़ती चिंता का कारण बन गई। पुलिस ने आरोपी संदीप की तलाश में जुट गई है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कड़ी कोशिश कर रही है। इस दौरान मामले की पूरी जांच करने के लिए भी कार्रवाई कर रही है। मनरेगा योजना में बड़ा अपडेट, अब मजदूरी का भुगतान होगा एक नए तरीके से। जी हां, मनरेगा योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार अब मजदूरी के भुगतान में नया प्रणाली लागू की जाएगी। इस अपडेट के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने जम मनरेगा ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग अब अपने जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए मजदूरों को उनकी
तरफ से किए गए कार्य और उनकी मजदूरी के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। यह ऐप उन शिकायतों को भी सुलझाने का माध्यम बनेगा जो मनरेगा को लेकर उठाई जाती है। इसके साथ ही यह ऐप सभी पदाधिकारियों के पास होगा, उन्हें योजनाओं के अपडेट की जानकारी मिल सके और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आ सके। जिले में कहां कहां काम चल रहा है और उसकी स्थिति क्या है, उसकी भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। यह अपडेट लोगों को फिजिकल जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। PRSPTA और JEE को इस ऐप का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी स्वयं सहायता महिला मेट को भी इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मनरेगा के प्रमुख DPO संजीव कुमार सिंह ने इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यह ऐप स्कीम्स के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा और उनका सतत अनुश्रवण कर बात कही। इस अपडेट से ग्रामीण अधिकारियों और मजदूरों को अधिक सुविधा मिल सकेगी और साथ ही मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार होगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैटरी से संचालित खाद स्प्रेयर मात्र 600 रुपए में उठाएं इस ऑफर का लाभ। आधुनिक खेती के लिए बैटरी से संचालित खाद स्प्रेयर एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जा रहा है। अब इस उपकरण को मात्र 600 रुपए में खरीदकर किसान अपनी खेतों की देखभाल और भी सुगम बना सकते हैं। यह खाद स्प्रेयर किसानों को दवाइयों और रासायनिक खादों को छिड़कने में मदद करता है, जिससे उनकी फसलों की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है। इस ऑफर का फायदा जल्दी उठाएं और खेती को आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित करें। बता दें कि इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम रेटों पर मिल जाता है और छोटे किसान भी इसे ले सकते हैं। वहीं इसे हैंडल करना भी आसान है, यानी पोर्टेबल होने के चलते इसका संचालन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन सभी क्वालिटी और विशेषताओं को देखते हुए स्प्रेयर को कृषि औजार में सबसे प्रमुख स्थान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी संस्था इफको बाजार किसानों के लिए एक ऑफर लेकर आया है। इसके बारे में आपको बता दें कि ये ऑफर बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें एक सामान के साथ दूसरा सामान बेहद कम रेट में दिया जा रहा है। इसमें किसानों को मात्र 600 रुपए में बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर दिया जा रहा है। बता दें कि यानी यह स्प्रेयर बैटरी पर चलेगा और किसान को फसल छिड़काव करने में जरा भी मेहनत नहीं होगी। वैसे तो खुले बाजार में इसके रेट 2250 रुपये, लेकिन ऑफर में 600 रुपये में मिल रहा है। बता दें कि यह स्प्रेयर बैटरी से चलेगा और यह पूरी तरह से पोर्टेबल होगा। 600 रुपये की बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर इस खास ऑफर में किसानों को 500 ml की 24 बोतलें नैनो यूरिया की और 500 ml की 24 बोतलें नैनो DAP दी जा रही है। इन दोनों प्रोडक्टों के साथ मात्र 600 रुपये में बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर दिया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे ऑर्डर के रेट देखें तो 20,400 रुपये हैं। 24 बोतल नैनो DAP, इसी के साथ में एक बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर भी दिया जा रहा है। यह है कि स्प्रेयर के साथ 24 बोतल नैनो DAP और 24 बोतल नैनो यूरिया कॉम्बो का ऑफर के तहत दिया जा रहा है। ऐसे 24 बोतल नैनो यूरिया 24 बोतल DAP स्प्रेयर के रेट 20,400 रुपये से अधिक बताए जा रहे हैं, लेकिन 16% की छूट के बाद ये 20,400 रुपये में मिल रहे हैं। एक बोतल नैनो के रेट 600 रुपये, इस तरह 24 बोतल के रेट 14,400 रुपये, इसी तरह एक बोतल नैनो यूरिया का रेट 225 रुपये है। 25 बोतल यूरिया के रेट हो गए 5400 रुपये। वहीं स्प्रेयर रेट 2250 रुपये, लेकिन ऑफर के बाद 600 रुपये में दिया जा रहा है। यदि कॉम्बो ऑफर के तहत खरीदारी करते हैं तभी इसका फायदा मिलेगा। एल्विश यादव से जान का खतरा, यूपी के दो भाइयों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जाने पूरा मामला। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने जहरीले सांपों के मामले में शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ा गया। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और
पीपल फॉर एनिमल्स से जुड़े सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के दो भाइयों की याचिका पर संज्ञान लिया है। याचिका में यूट्यूबर एल्विश यादव द्वारा कथित धमकियों के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। एल्विश यादव को हाल ही में नोएडा में पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दोनों भाइयों ने बताया कि लगातार सोशल मीडिया पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने यह भी बताया कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एक गाने में दूसरे देश के सांप का इस्तेमाल करने पर एल्विश यादव पर कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई जसजीत सिंह बेदी की बेंच में चल रही है। दोनों को धमकाने का आरोप। एल्विश यादव और उसके साथियों द्वारा लगातार धमकियों का आरोप लगाते हुए दोनों भाइयों ने उनका पीछा करने और डराने धमकाने की घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मामले में डीजीपी हरियाणा गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और थाना प्रभारी बादशाहपुर को पार्टी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को लगातार सोशल मीडिया पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। क्या मान गए रविंद्र सिंह भाटी? शेखावत बोले वह मेरे छोटे भाई की तरह है। चर्चाओं का बाजार फिर से हुआ गर्म। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं और भाटी के बीच मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाटी को अपना छोटा भाई बताकर फिर से पारा गर्म कर दिया है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर सियासी हलचल से लगातार पारा बढ़ रहा है। शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के कारण बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए रविंद्र सिंह भाटी को जयपुर बुलाकर मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बीजेपी का यह दांव सफल नहीं हो पाया। उधर उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाओं के कारण बीजेपी अपने समीकरण बिगड़ने से आशंकित है। वहीं अब जोधपुर के बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविंद्र सिंह भाटी को अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि भाटी पर उन्हें छोटे भाई की तरह अटूट विश्वास है। बता दें कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को लुभाने के लिए लगातार जुटी हुई है। शेखावत ने कहा छोटे भाई की तरह अटूट विश्वास है। बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से आरएलपी में शामिल हुए उभयराम बेनीवाल टिकट फाइनल माना जा रहा है। इधर भाटी ने देव दर्शन यात्रा के माध्यम से सियासत में हलचल मचा दी। भाटी ने इशारों में अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर बीजेपी आशंकित है। उधर शेखावत से सवाल पूछने पर उन्होंने सियासी चाल खेलते हुए रविंद्र सिंह भाटी को अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि भाटी पर उन्हें छोटे भाई की तरह अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि देश विकास, प्रदेश विकास के लिए रविंद्र सिंह भाटी हमेशा तैयार है। उनकी भी यही सोच है कि देश आगे बढ़े। शेखावत ने कहा कि भाटी को मनाने का जुगत का शब्द सही नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर शेखावत से एक पत्रकार ने जवाब किया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मीडिया जो भाटी को मनाने की जुगत शब्द का प्रयोग करता है वह सही नहीं है, क्योंकि भाटी हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और शिव विधानसभा से लोगों ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। शेखावत ने कहा कि भाटी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और जहां तक मैं समझता हूं उनकी भी यही सोच है कि प्रदेश और देश का विकास हो। वे इस सोच के आड़े कभी नहीं आएंगे। यदि भाटी चुनाव लड़े तो बीजेपी को हो सकता है नुकसान, ये भी हम बताएंगे। शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर देव दर्शन यात्रा निकाली। इसमें उन्होंने लोगों से अपने चुनाव लड़ने को लेकर राय मांगी। इस बीच
बीच उनकी देव दर्शन यात्रा से बीजेपी की सियासत में हलचल मच गई। इसको लेकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए भाटी को जयपुर बुलाया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बाड़मेर लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने उनसे मुलाकात की। कयास है कि उन्हें बीजेपी को समर्थन देने के लिए मनाया गया है, लेकिन भाटी ने इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भाटी ने बताया कि उनको जनता के विधायक बनाया है, इसलिए वे जनता से पूछकर ही अगला निर्णय लेंगे। ऐसे में अगर भाटी नहीं माने तो उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से नुकसान भी हो सकता है। बिहार बेगूसराय में दिन दहाड़े एचडीएफसी बैंक में डकैती, 20 लाख से अधिक की लूट। बेगूसराय में गुरुवार सुबह 5 बदमाशों ने हर हर महादेव चौक स्थित एचडीएफसी बैंक में लूट पाट मचा दी। बताया जा रहा है कि 5 बदमाश बैंक में ग्राहक बनकर घुसे, पहले हथियार के दम पर 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इलाके में दहशत का माहौल है, उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में पुलिस सर्च अभियान चला रहा है। कई जिलों में चेक पोस्ट बनाकर आने वाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस इलाकों में गश्त भी कर रही है। इस सब इंतजाम के बावजूद बिहार के बेगूसराय जिले में दिन दहाड़े बैंक में डकैती हो गई। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। आज गुरुवार को अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाया और 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्राहक बनकर बैंक में घुसे बदमाश कर्मचारियों को बनाया बंधक। जी हां, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के हर हर महादेव चौक पर स्थित एचडीएफसी बैंक में सुबह 5 बजे 6 बदमाश ग्राहक के रूप में पहुंचे। बैंक में घुसने के बाद हथियारबंद बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद हथियार के बल पर वहां रखे रुपए लेकर फरार हो गए। करीब 20 लाख रुपए से अधिक लूट ले गए बदमाश। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक लुटेरे करीब 20 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ले गए। हालांकि पूरी गिनती के बाद ही लूट की सही राशि का पता चल सकेगा। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच की। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। एसपी पुलिस अधीक्षक मनीष ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि कितनी रकम लूटी हुई है यह गिनती के बाद ही बताया जा सकता है। अभी बैंक स्टाफ से 20 लाख रुपए की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। संकट में है शादी ब्याह, राजधानी में भी वेडिंग गार्डन कर रहे हैं बुक, तो हो जाएं सावधान। पढ़ देख ले पूरी खबर। राजधानी भोपाल में शादी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले कई मैरिज हॉल लाइसेंस एक्सपायर होने की कगार पर हैं। शादी के इस सीजन में ऐसी समस्या के चलते यहां शादियां कराने वालों के सिर पर संकट मंडरा रहा है। मैरिज गार्डन लाइसेंस रूल्स फॉलो नहीं कर के चलते रिन्यू नहीं हो रहे। भोपाल के मैरिज गार्डन में बुकिंग करने से पहले देख लें ये खबर। राजधानी के 100 से अधिक वेडिंग गार्डन के लाइसेंस हुए एक्सपायर। भोपाल नगर निगम ने एडवाइजरी बुकिंग से पहले एडवाइजरी जारी की। एमपी में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। लोग इन मंगल पलों को उत्साह के साथ आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में शादी ब्याह करने वालों के सिर पर खतरा मंडराता दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहर में अब मैरिज गार्डन नहीं मिल पा रहे। इसके पीछे जो वजह सामने आई है उसे जानकर आप एक बार के लिए हैरान हो जाएंगे। जानिए क्या है वो वजह जिसके चलते मैरिज गार्डन के लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं। दरअसल 31 मार्च को भोपाल के 100 से भी अधिक मैरिज गार्डन के लाइसेंस एक्सपायर होने वाले हैं। ऐसे में कई मैरिज गार्डन नियमों का पालन नहीं करते तो उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे। यही कारण है कि प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई भी शादी सहित अन्य कोई आयोजन कर रहे हैं तो वह अपने मैरिज गार्डन का लाइसेंस जरूर जांच ले। एक्सपायर हो रहे मैरिज गार्डन के लाइसेंस।
गौरतलब है कि किसी भी मैरिज गार्डन के संचालन के लिए नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा की ओर से लाइसेंस मिलता है। 3 साल के लिए मिलने वाले लाइसेंस 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भोपाल के 100 से भी अधिक मैरिज गार्डन के लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी। अगर कोई मैरिज गार्डन संचालन लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता है तो कई कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहले नगर निगम की टीम अलग अलग पैमानों के आधार पर मैरिज गार्डन की जांच करता है। अगर सब कुछ सही मिला तो ही लाइसेंस रिन्यू होगा। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी मिली तो लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मैरिज गार्डन बुक कर लेता है तो लाइसेंस रिन्यू न होने की स्थिति में मंगल कार्य नहीं हो पाएगा। वेडिंग गार्डन बुक करने से पहले देख ले एडवाइजरी। ऐसे में नगर निगम भोपाल के मैरिज गार्डन प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर अनिल साहनी ने लोगों को सुझाव दिया कि अगर कोई भी मैरिज गार्डन की बुकिंग करें तो मैरिज गार्डन के लाइसेंस को जरूर जांच ले, ताकि विवाह शादी का आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर किसी ने ऐसे मैरिज गार्डन को बुक कर लिया है जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो फिर व्यक्ति वहां पर आयोजन नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव अब की बार बिहार में बाहुबली करेंगे खेला। INDIA गठबंधन और NDA ने खोल दिए अपने द्वार। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी दल अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने लगे हैं। पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर पैतरा आजमाने को तैयार है। इसी क्रम में बिहार बाहुबलियों और अपराधियों के लिए पार्टियों ने अपने द्वार खोल दिए हैं। बाहुबली अब चुनाव मैदान में आपको दिखाई देंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव आते ही बिहार में बाहुबलियों की बहार आ गई है। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कई दबंग बाहुबली और जेल में सालों की सजा काट चुके नेता और उनके परिजन अब बिहार में सियासी दलों की पसंद बन रहे हैं। वैसे बिहार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ दबंग और बाहुबलियों की राजनीति में पूछ होती रही है। एक बार फिर से उनकी पूछ बढ़ गई है। बाहुबली के रूप में चर्चित पूर्व सांसद की पत्नी लवली आनंद ने अपने बेटे के साथ हाल ही में राजद को छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। बिहार में आनंद मोहन के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। आनंद मोहन हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के कानून में परिवर्तन करने के बाद वे जेल से रिहा हो गए। पूर्णिया में इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं पप्पू यादव। वहीं बुधवार को दिल्ली में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी इस चुनाव में कांग्रेस की जरूरत बन गए हैं। पप्पू यादव भले ही पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में सक्रिय रहे हों, लेकिन उनकी पुरानी छवि बाहुबली की ही है। उन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण सहित कई मामले दर्ज हुए थे। पप्पू यादव के पूर्णिया चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। मुंगेर से अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। 17 साल जेल में रहने के बाद अशोक यादव इधर 17 साल की जेल काट कर बाहर आए हैं। अशोक यादव के भी लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने की बात सामने आ रही है। उन्होंने 2 दिन पहले ही शादी है। अब चर्चा है कि राजद उनकी पत्नी को मुंगेर चुनावी मैदान में उतार सकती है। शादी करने के बाद अशोक यादव अपनी पत्नी के साथ लालू प्रसाद यादव के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि इसके अलावा कई भी बाहुबली या उनका परिवार इस चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ज्ञान वापी की तरह 22 मार्च से होगा धार के भोजशाला की खुदाई। इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। जी हां, बनारस के ज्ञान वापी की तरह मध्य प्रदेश के धार में भी भोजशाला की खुदाई यानी 22 मार्च से शुरू होगी। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 22 मार्च से ASI भोजशाला सर्वे करेगा। इस सर्वे के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि वहां पर मंदिर है या मस्जिद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का धार विवादास्पद भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुक्रवार सुबह से शुरू करेगा। ASI वक्त भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। जब लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है, भोजशाला का मसला सियासी रूप से भी संवेदनशील माना जाता है। अधिकारियों के मुताबिक ASI की
ओर से स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश के अनुसार भोजशाला परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण या वैज्ञानिक जांच अथवा खुदाई 22 मार्च की सुबह से शुरू की जाएगी। धार के एसपी मनोज कुमार सिंह ने एएसआई का यह पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भोजशाला परिसर में एएसआई के शुक्रवार सुबह से प्रस्तावित सर्वेक्षण के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष मानता है मंदिर तो मुस्लिम पक्ष मस्जिद। एएसआई से संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिंदू वाग्देवी यानी कि सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 11 मार्च को सुनाए आदेश में कहा था कि इस अदालत ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करवाना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है। अदालत ने हिंदू फ्रंट फॉर ऑफ जस्टिस नामक संगठन की अर्जी मंजूर करते हुए यह आदेश सुनाया था। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज। जी हाँ, एएसआई के 7 अप्रैल 2003 को जारी आदेश के अनुसार जारी व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इसी जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। एएसआई के करीब 21 साल पुराने आदेश को चुनौती देते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से उच्च न्यायालय में कहा गया था कि यह फरमान भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच के बगैर जारी किया गया था और नियम कायदों के मुताबिक किसी भी मंदिर में नमाज अदा किए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम पक्ष ने याचिका पर जताई थी आपत्ति, ये भी हम इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। उच्च न्यायालय में बहस के दौरान एएसआई की ओर से कहा गया था कि उसने 1902 और 1903 में भोजशाला परिसर की स्थिति का जायजा लिया था और इस परिसर की वैज्ञानिक जांच की मौजूदा गुहार को लेकर उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। मुस्लिम समुदाय भोजशाला परिसर को कमाल मौला की मस्जिद बताता है। इस मस्जिद से जुड़ी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने एएसआई द्वारा भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की दायर अर्जी पर उच्च न्यायालय में आपत्ति जताई थी। केयू ने जारी की यूजी सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट शीट, यहां करें फटाफट चेक। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा संबंधित महाविद्यालयों की यूजी सेमेस्टर की डेट शीट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक शेड्यूल के मद्देनजर यूजी के छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 मई 2024, यूजी के छोटे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 मई 2024 शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षाओं की डेट शीट संबंधित सूचना महाविद्यालयों के प्राचार्यों व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kukac.in पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 मई से ऑफलाइन मोड में आयोजित होने वाली यूजी परीक्षाओं में बीए ऑनर्स छठे सेमेस्टर, बीएससी छठे सेमेस्टर, बीए ऑनर्स छठा सेमेस्टर हैं, उनके एग्जाम होने वाले हैं और आप साइट के माध्यम से भी ये पूरी डिटेल देख सकते हैं। कपास नरमा में गुलाबी सुंडी का बढ़ता प्रकोप, समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने शुरू किया मंथन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय CCHU हिसार द्वारा देश के उत्तरी क्षेत्र में लगातार गुलाबी सुंडी के बढ़ते प्रकोप के समाधान के लिए हमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि किसान को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। CHU हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंपोज आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक अधिकारी व निजी बीज कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए विश्वविद्यालय में आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सेमिनार में कपास उगाने वाले 10 जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कुलपति ने कहा कि पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा रहा था, जिसके नियंत्रण के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जो चिंता का विषय है।
इस कीट के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक एवं अन्य कीट प्रबंधन के उपायों को खोजना होगा। हितधारकों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी किसान को बचाया जा सकता है। किसान नरमे की बछंटियों को खेत में न रखें, यदि रखी हुई हैं तो बिजाई से पहले इन्हें अच्छे से ढककर झाड़कर उसे दूसरे स्थान पर रख दें और इनके अर्ध खिले टिंडों या सूखे कचरे को नष्ट कर दें, ताकि इन बछंटियों से निकलने वाली गुलाबी सुंडियों को रोका जा सके। इसके अलावा नरमा की बिजाई विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बीटी शंकर की किस्मों की 15 मई तक पूरी करें एवं कीटनाशकों एवं फुफुंदीनाशकों को मिलाकर छिड़काव न करें। किसान नरमे की बिजाई उपरांत अपने खेत की फेरोमोन से निरंतर निगरानी रखें और गुलाबी सुंडी का प्रकोप नजर आने पर निकटतम कृषि विशेषज्ञ से बताए अनुसार नियंत्रण के उपाय करें। इस बैंक ने दी ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी, सस्ता हुआ होम लोन। देखें पूरी खबर, ब्याज दर क्या है। अगर आप भी लोन लेकर अपने खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया BOI ने होम लोन पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद लोन लेने वाले खुशी से उन्मुख हो गए हैं। बैंक के अनुसार होम लोन ब्याज दरों में 0.15% की गिरावट आई है, जिसके बाद ब्याज दरें 8.45% से घटकर 8.3 रह गई। यह सुधार सीमित अवधि के लिए और 31 मार्च तक लागू रहेगा। इस योजना में किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा। बैंक ने दावा किया है कि इस ब्याज दर में कटौती के बाद यह सबसे कम ब्याज दर है जो किसी भी प्रतिद्वंदी बैंक के लोन पर लागू हो रही है। बैंक ने इसके साथ ही सौर संयंत्र के लिए भी 7% तक ब्याज दर की सुविधा दी है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा। इस योजना के तहत 30 साल के होम लोन पर मासिक किस्त 755 रुपये प्रति महीने होगी। यदि आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो यह BOI है सस्ती होम लोन योजना आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। इस योजना में किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा, जो कि लोन लेने वालों के लिए एक अत्यंत साहसिक फायदा है। बैंक ने दावा किया है कि इस नई ब्याज दर में कटौती के बाद वह भी अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले सबसे कम ब्याज दर प्रदान कर रही है। बैंक ने सौर संयंत्र के लिए भी 7% तक की ब्याज दर की सुविधा दी है। इसमें भी किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा। यह सभी योजनाएं 31 मार्च 2024 तक ही लागू रहेंगी। बैंक ने ग्राहकों को इस सस्ते होम लोन की सुविधा प्रदान करते हुए उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया है। अब लोन लेने का सपना होगा और भी सस्ता और संभव। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं किसानों से जुड़ी खेती की समस्याएं, कैसे किसान अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे वो तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो जानकारियां। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम पूरे उत्साह